बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, ऑनलाइन वीडियो में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से संसद, जिसे अपन संघीय संसद कहते हैं, भारतीय शासन व्यवस्था का एक विशेष महत्वपूर्ण तत्व है जो विधि निर्माण का कार्य करती है। संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर ही प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। हालांकि भारत में संसदीय सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात यहाँ पर संसद के द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च नहीं होकर उसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका को नियुक्त किया गया है। संसद को अपन तीन रूपों में बांटते हैं, या अपन कह सकते हैं कि तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, एक राष्ट्रपति जो कार्यपाल का प्रधान होता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि लोकसभा किस प्रकार से उसका गठन होता है, किस प्रकार से वह क्रियाविधि करता है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा के निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, योग्यताएं जो आपको निर्धारित की गई थी कि 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारतीय होना चाहिए, किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए इत्यादि, उसकी योग्यताएं भी निर्धारित की गई थी। उनके कार्यों को भी तीन भागों में विभाजित करके बताया था कि व्यवस्थापन के संबंधी कार्यों के तहत अपन ये मानते हैं कि उसे साधारण विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन के प्रस्तावों का अधिकार प्राप्त होता है, और कार्यपालिका शक्ति के तहत वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किसी न किसी रूप में वह कार्य करता है। उसी के देखिए कि महत्वपूर्ण अपन कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तहत अपन संसद के दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा की चर्चा करते हैं। विशेष तौर से देखिए, जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं होती हैं वहाँ पर एक सदन केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में भी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन पूर्ण संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां लोक सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राज्यसभा के सदन का निर्वाचन या सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। वैसे देखा जाता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल इसलिए निर्धारित किया गया कि यह एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष इसलिए भी निर्धारित किया गया है ताकि इनके समय समय पर निर्वाचित होते रहे और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद नवनिर्वाचित किए जाने के कारण यह स्थायी रूप से यानी कार्य करता है। इसके साथ साथ ही देखिए कि योग्यताएं जो इसके लिए निर्धारित की गई हैं वो बिल्कुल लोकसभा सदस्यों के समकक्ष योग्यताएं हैं। थोड़ी सी आयु सीमा को उसमें बढ़ा दिया है, जैसे कि भारतीय होना चाहिए, इसके अलावा 30 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, किसी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से रोगी या पागल नहीं होना चाहिए इत्यादि कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को मंत्री पद प्रदान किया जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत ये निर्धारित है कि मंत्रिमंडल का पद प्राप्त करना कोई लाभकारी पद नहीं होता और इसे स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। विशेष तौर से अब देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट के तहत अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, या अपन ये कह सकते हैं कि राज्यसभा अपना अध्यक्ष निर्धारण नहीं करता बल्कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपके आ भी जाता है कि वह सदन बताइए जिसका अध्यक्ष ही उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन जब संसद के दोनों सदनों का सत्र प्रारंभ होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब देखिए कि सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि राज्यसभा उच्च सदन है और इनके सदस्यों की संख्या कितनी है और कितनी होनी चाहिए, तो ये भी एक प्रकार से निर्धारित किया गया है कि इनके सदस्यों की संख्या
लगभग संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत निर्धारित की गई है कि अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या 245 है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रखता है और वो 12 सदस्य कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विशेष स्थिति रखते हो, केवल उन्हीं व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। हालांकि देखा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य दोनों ही भाग लेते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राज्यसभा एक प्रकार से निर्वाचन प्रणाली में भी भाग लेती है। अब देखिए कि इनकी शक्ति एवं कार्य क्या है। हालांकि जहां पर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, वहां पर संपूर्ण विधि निर्माण का कार्य जब एक सदन के द्वारा ही कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदन क्यों आवश्यक होता है? एक सदन के द्वारा भी तो किया जा सकता है, जैसे कि विधि निर्माण का कार्य है, संविधान संशोधन के प्रस्ताव है, या अन्य प्रकार के निर्वाचन संबंधी कार्य है, या अपने समितियों के अध्यक्षों का निर्धारण करना हो। जैसा हमको पता है, चीन में केवल एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है जिसे अपन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहते हैं, लेकिन भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब यहाँ पर इनकी दूसरे सदन की महत्वता इसलिए भी मानी जाती है कि पहले सदन के द्वारा यदि विधेयकों में कोई गलती रह जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए आवश्यक है। यदि किसी प्रकार के कानूनों में किसी प्रकार की बंधित होती है या किसी प्रकार का ऐसा आभास होता है कि नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो ऐसे विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने का भी अधिकार रखती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को भारत में महत्व दिया गया है। अब देखिए इनके शक्ति एवं कार्य। सबसे पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों से तात्पर्य यह होता है कि जब साधारण विधेयकों का निर्माण किया जाता है तो साधारण विधेयकों का निर्माण संसद के दोनों सदनों के परामर्श के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। और विशेष तौर से ये भी माना जाता है कि अगर कोई भी विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाते हो तो राज्यसभा अधिकतम ऐसे विधेयकों की स्वीकृति में अधिकतम 6 माह की देरी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेजी गई हो और लोकसभा पुनः उसे उसी रूप में अगर पारित करता है तो राज्यसभा को 6 महीने के भीतर स्वीकृति प्रदान करनी होती है। इसके बाद में देखिए कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव। संविधान के संशोधन के प्रस्तावों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद साधारण विधेयकों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है ये चीज़ें। जैसे अपन ये मानते हैं कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन है। एक तो है साधारण बहुमत के द्वारा, एक है विशेष बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत के साथ राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति। तो यानी कि साधारण जो विधेयक होते हैं उसमें या संशोधन होते हैं उसमें दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही पारित कर दिए जाते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। इसके बाद देखिए कि विशेष तौर से यह देखा जाता है कि जब संविधान संशोधन के प्रस्ताव विशेष स्थिति के होते हैं उसमें स्थिति ऐसी है कि लोकसभा जिस प्रकार से 2/3 बहुमत से उसे पास कर देती है तो राज्यसभा के लिए यानी कि यह आवश्यक होता है या राज्यसभा सदस्य भी अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके अलावा देखिए कि विशेष बहुमत के साथ विधानमंडलों की स्वीकृति, अब अपन कह सकते हैं कि विशेष बहुमत के साथ विधानमंडलों की स्वीकृति होती है, उसमें भी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के आधार पर ही यानी स्वीकृति प्रदान करता है। इसके बाद देखिए वित्तीय शक्ति। हालांकि ये माना जाता है कि वित्तीय अधिकार क्षेत्र राज्यसभा के पास नाम मात्र के हैं, क्योंकि वित्तीय कार्य या वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किए जाते हैं और लोकसभा जब इसे बहुमत के साथ पारित कर देती है तो ऐसे समय पर स्वीकृति के लिए राज्यसभा के पास में भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा को अधिक से अधिक 14 दिन की देरी करने का अधिकार है और उसे यथावत 14 दिन के अंदर अगर स्वीकृति नहीं भी देते हैं तो भी ऐसे विधेयकों को पास माना जाता है। यानी वित्त विधेयकों के क्षेत्र में राज्यसभा के पास में कोई शक्ति नहीं है और लोकसभा के पास में एक अधिकार माना जाता है। इसके बाद देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति। जब संसद का सत्र यानी चल रहा होता है ऐसे समय पर
अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार तो प्राप्त राज्यसभा के पास नहीं होता, क्योंकि यह अधिकार केवल लोकसभा के पास होता है। लेकिन फिर भी संसदीय सत्र के दौरान मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछकर, तारांकित प्रश्न पूछकर उन्हें प्रभावित करते हैं और उसे नियंत्रित करने का कार्य भी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः अपन मान सकते हैं कि राज्यसभा के पास में यह शक्ति भी नाम मात्र की शक्ति के रूप में कार्य करता है। क्योंकि उसे कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता और केवल वो इन विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं और लोकसभा के सदस्य या अध्यक्ष के माध्यम से उन्हें संतुष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए कि अन्य कार्यों के तहत अपन विशेष 2 शक्तियाँ मानते हैं। हालांकि विभिन्न देशों की अगर राज्य व्यवस्थाओं को अपन जब फर्स्ट पेपर के तहत पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि कुछ देशों की उच्च सदन ज़्यादा शक्तिशाली है और कुछ देशों के निम्न सदन ज़्यादा शक्तिशाली है। भारत में संपूर्ण शक्तियां निम्न सदन यानी कि लोकसभा को सौंपी गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसी महत्वपूर्ण 1-2 शक्तियां हैं जिसके कारण राज्यसभा का महत्व बना हुआ है। जैसे देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अगर काम होता है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो ऐसे विधेयक जो राज्य के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए अति आवश्यक होते हैं तो ऐसे विषयों को वह संघीय संसद को सौंपने का अधिकार रखते हैं। विशेष तौर से यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत की गई कि राष्ट्रीय महत्व के कोई भी विषय जो राज्य सूची के विषय में आते हो उन्हें राज्य सूची से निकालकर संसद को सौंप दिया जाता है कि जिस पर वो कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इसके अलावा दूसरी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है आपका अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे कि राज्यों में लगाए जाने वाले उच्च पदाधिकारी, नौकरशाही व्यवस्था, इनके जो उच्च पदाधिकारी होते हैं जिन्हें भारतीय लोक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी माना जाता है, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का चयन करना या उनका निर्धारण करना या कितने सदस्यों का निर्धारण करना है, यह कार्य भी राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है और इसके अलावा और कोई विशेष इसका महत्व नहीं माना जाता। लेकिन इसके साथ साथ में देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने अपने कार्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामूहिक रूप से ऐसे भी कार्य हैं जो दोनों ही इनके कार्य करते हैं। इसके अलावा देखिए कि निर्वाचन संबंधी शक्तियों में अपन मानते हैं कि 2 उच्च पदाधिकारी जिसे अपन कार्यपालिका के प्रधान के रूप में मानते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को छोड़कर जितने भी निर्वाचित सदस्य वो सभी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों, जिसमें मनोनीत सदस्य मैंने आपको 12 बताए थे जिन्हें कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष स्थिति प्राप्त होती है, ऐसे सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के साथ भाग लेते हैं और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित ये सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः इसके बाद देखिए कि ये जो सारी आपकी प्रक्रिया है कि भारतीय संघीय संसद के तहत अपन 2 सदनों की जब व्याख्या करते हैं तो दोनों को अगर अपन कंबाइंड रूप में अगर लेते हैं तो कौन कौन से शक्तियाँ इसमें निर्धारित हैं। जैसे अब देखिए कि सबसे पहले विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों के तहत अपन ये कह सकते हैं कि साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, संविधान में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन के प्रस्ताव, इन सभी प्रस्तावों में लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर विधि निर्माण का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। जिस प्रकार से लोकसभा अपनी समितियों का गठन करती है, प्रधानमंत्री का निर्धारण करती है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्धारण करती है, उसी प्रकार से राज्यसभा भी कुछ समितियों का निर्धारण करती है, अपने सदस्यों को भेजती है। जैसे अपन मानते हैं एक वित्तीय समिति होती है जिसे अपन प्राक्कलन समिति कहते हैं। उस प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। लेकिन एक दूसरी ही
एक वित्तीय समिति है जो केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं, जिसे अपन लोक लेखा समिति कहते हैं। इस लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा भी लिए जाते हैं। तो सामान्यतः ये इनके यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र के कार्य। अब अपन मानते हैं, देखें कि प्रशासनिक के अलावा कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी इन्हें सौंपी गई हैं। न्यायिक शक्तियों के तहत अपन ये मानते हैं कि उच्च पदाधिकारियों को पद से हटाने में भी राज्यसभा का विशेष योगदान रहता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या अपन राष्ट्रपति को ले सकते हैं। यदि संविधान के अनुरूप ये कार्य नहीं करते हैं, संविधान की उल्लंघना करते हैं या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या अपने देश की गोपनीय जानकारी विदेशों को उपलब्ध कराते हैं, और ऐसे मुद्दे पर इन्हें समय से पूर्व हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पूर्ण रूप से भाग लेते हैं और दोनों का ही विशेष महत्व माना जाता है। तो ये सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि ये संसद का एक गठन है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन पाए जाते हैं। अब बात केवल ये आती है कि जब राज्यसभा के पास में इतनी शक्तियाँ हैं भी नहीं है, तो इसकी औपचारिकता क्या है। औपचारिकता के आधार पर अपन मैंने बताया आपको कि चाहे राज्यसभा के पास में कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी 3 या 4 चीज़ों में राज्यसभा विशेष महत्व रखती है। नंबर 1 यह है कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि विधेयकों के निर्माण में लोकसभा से हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सुधार के लिए सुझाव राज्यसभा के द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति होते हैं, लंबे समय तक विधेयकों का भी निर्माण करते हैं और लंबे समय तक उनको कानून की जानकारी भी प्राप्त होती है, और इसमें अधिकांश व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त लिए जाते हैं विशेष तौर पे। इसलिए वो विधेयकों के निर्माण पर सहमति व्यक्त तो तब करते हैं जब पहले उस पर परामर्श या किसी न किसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं। नंबर 2 है महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यदि किसी प्रकार के विधेयक होते हैं और विशेष तौर से संविधान संशोधन के प्रस्ताव, यदि लोकसभा अपनी मनमानी करते हुए किसी ऐसे संविधान में संशोधन करना चाहती है जो या तो संविधान के अनुरूप नहीं है या वह व्यक्तिगत हितों की पूर्ति नहीं करती, एक विविधता में एकता स्थापित करने के लिए यदि राज्यसभा किसी भी विधेयक जिसमें संशोधन करना होता है अगर असहमति व्यक्त करता है, तो ऐसे प्रस्ताव गिर जाते हैं और संविधान में संशोधन नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण जो शक्ति इनको प्रदान की गई है वो है कि यदि राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय होता है और उस पर केंद्र सरकार का कानून बनाना अति आवश्यक होता है, जबकि वह विषय राज्य सरकार के पास में होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत ऐसे विषयों को राज्य सूची से निकालकर संसद को सौंपती है और वो उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण तथ्य है वो है आपको अखिल भारतीय सेवाएं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासनिक क्षेत्र में जो उच्च पदाधिकारी होते हैं जिसे नौकरशाही कहा जाता है, वो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उन्हें बहुमत के आधार पर स्वीकृति प्रदान करती है और नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगामी वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा जो भी आपका टॉपिक हो। तब तक के लिए धन्यवाद।